आज हम एक आईपीओ की रिसर्च करने वाले हैं और इस आईपीओ की डिटेल्स में जाने से पहले हम लोग जो अपने भाइयों के सवाल हैं उनको एक बार देख लेते हैं। जो कि हमने दो क्वेश्चंस यहाँ पर मोस्टली रेज किए हैं भाइयों ने, एक तो है सेल पॉइंट कंपनी का और दूसरा है वीईडीएल वेदांता का। तो पहले जो सेल पॉइंट है ये एक इसके बारे में बात कर लेते हैं। सेल पॉइंट एक एसएमई कंपनी है जिसका थोड़े दिन पहले आईपीओ आया था। सो उस आईपीओ के आने के बाद में 100 के आसपास में इसका आईपीओ प्राइस था और उसके बाद में ये नीचे आ गया और अभी 38 के आसपास में जाके वापस 50 के आसपास में चल रहा है। तो यहाँ पे 50% का यहाँ पे जो है डाउनवर्ड इसने दिया है। सो यहाँ पर अगर डिटेल्स में जाते हैं कंपनी के, तो ये अब तक अच्छा कमा रही थी, जैसे इसने आईपीओ में डिटेल्स दी थी उसके अकॉर्डिंग अच्छा कमा रही थी। बट अभी रिसेंट जो डेटा आया है जो कि हाफ ईयरली डेटा है, क्योंकि एसएमई कंपनी जो डेटा जारी करती हैं वो पीएनएल स्टेटमेंट हाफ ईयरली और ईयरली दो ही टाइप की पीएनएल स्टेटमेंट वो जारी करती हैं, वो क्वार्टरली स्टेटमेंट जारी नहीं करती क्योंकि उनके लिए क्वार्टरली मैंडेटरी नहीं है। राइट, तो यहाँ पर इसके जो हाफ ईयरली वाला है उसमें देखा गया कि जो ग्रोस प्रॉफिट्स होते हैं वो कंपनी के काफ़ी अच्छे खासे तरीके से घट गए, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट्स हैं वो भी घट गए हैं। सो ये एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। साथ में अगर कंपनी के थोड़ी सी पॉजिटिव्स की बात की जाए तो कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो कंपनी ने आईपीओ की प्राइस जो आईपीओ में जो पैसा मिला था उससे बोरोइंग्स कम कर ली थी। साथ ही साथ कंपनी के जो रिजर्व्स हैं और जो रिजर्व्स मतलब नेटवर्थ जो बोली जाती है कंपनी की जो नेटवर्थ है वो लगभग 70 करोड़ के आसपास में है। तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट अबाउट द कंपनी। और कंपनी की जो आज के दिन पूरी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 91 करोड़ के आसपास चल रही है, तो कंपनी का वैल्यू जो है वहीं पर चल रहा है जितनी इसकी नेटवर्थ है। अब कंपनी के जो मेन एसेट्स हैं वो क्योंकि कंपनी जो काम करती है वो क्या मोबाइल बेचती है दुकानों रिटेल्स के थ्रू, तो ये कंपनी ओन करती है दुकानों को और लीज पर भी लेती है, दोनों काम करती है। तो यहाँ पे इसके जो मेन फोकस मतलब इसका जो एप्रिसिएशन होता है वो इसके जो दुकानों की वैल्यू बढ़ती है उसके साथ में कंपनी को मेन प्रॉफिट्स होते हैं और कमाई तो कर ही रही है जो कि ज़्यादा नहीं कर रही इतना कुछ खास। तो यही एक मोस्टली पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के बारे में। सो अगर जो कोई भाई लोग यहाँ पर मतलब होल्ड करना चाहते हैं इसको, अगर तो वो होल्ड कर भी सकते हैं। अगर अगले जो साल का जो रिजल्ट आने वाला अगर वो खराब आता है, इससे भी खराब आता है, तो फिर मुझे कोई फायदा दिखता नहीं है। बाकी एक स्टॉप लॉस लेके भी आप लोग चल सकते हैं 38 का, जो कि इसने अब तक का सबसे लो बनाया है 38 के आसपास में के आसपास। तो जो भी अब तक का सबसे लो है उस लो से अगर नीचे जाता है तो फिर बेच दो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है बाद में अगर इसने नेगेटिव रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया तो फिर वो दुकानों का जो वैल्यू अप्रिशिएट होगा वो यहाँ पर नुकसान में कंपनी दे देगी। सो मुझे उसके बाद में कोई रिजल्ट दिखता नहीं, क्योंकि अगर ये आज के जो हाफ ईयरली रिजल्ट है वो पॉजिटिव में जारी करती तो फिर कुछ फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता था। मोस्टली मैंने ये देखा है कि लोग एसएमई आईपीओस के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो कम जो लोग हैं कर नहीं पाते हैं। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में घुसता है वो 2 लाख 3 लाख जिनकी पूरा कैपिटल है उनके पास में, वो अगर एक एसएमई आईपीओ में भी अगर पैसा लगाएंगे तो उनको कम से कम 1 लाख रुपये से ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दो कंपनीज में पैसा लगा पाएंगे, दो कंपनी तीन कंपनी इन्हीं में। तो एज पर रूल हम लोग क्या कि एक कंपनी में 4% ज़्यादा पैसा ना लगाएं तो ही रिस्क मैनेजमेंट सबसे अच्छा हो पाता है। सो यहाँ पर तो आप 2 या 3 कंपनी में लगाएंगे तो अगर उनमें से कोई एक भी डूब गई तो आपका तो पैसे की बैंड बज गई। इसलिए हमने एसएमई आईपीओज का रिसर्च है उसके उसको करना बंद कर दिया था, क्योंकि अच्छे जो एसएमई आईपीओज होते हैं उनके आईपीओ तो मिलते नहीं है और जो बुरे होते हैं उनकी मिल जाते हैं, फिर उनमें फंस के बैठे रहते हैं। राइट, तो इसलिए मैन फ्लेज जो आईपीओज होते हैं उनके अंदर में अप्लाई करिए और ध्यान रखिए 4% से ज़्यादा कैपिटल का मतलब एक स्टॉक में मत लगाइए। ठीक है, वो भी पूरा रिसर्च करने के बाद में। सो यहाँ पर अगर हमारी राय तो यही है कि अगर ये अब तक का इसने जो लॉ बनाया उससे नीचे जाए तो उड़ा दो, अदरवाइज होल्ड करते रहो। और इसके अंदर में जो कंपनी के अंदर में हमको वैल्यू दिख रही है वो जो ईयरली रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आगे का हम देख पाएंगे। तब तक के लिए तो इसके ऊपर अभी कोई भी व्यू बनाना नेगेटिव ही है, पॉजिटिव तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि रिसेंट जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव बन रहा है। सेकंड जो क्वेश्चन था वो वेदांता के बारे में था। वेदांता की अगर हम लोग बात करते हैं तो वेदांता की अभी डीमर्जर की खबर आई थी और उसके बाद में कंपनी का जो जो प्रॉफिट्स हैं जो कि कंपनी ने अभी जारी किया है क्वार्टरली प्रॉफिट वो नेगेटिव में जारी किया है, क्योंकि कंपनी ने टैक्स जो दिया है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पे किया है। और इसी के साथ में कंपनी का जो इंटरेस्ट है मतलब कंपनी ने काफ़ी अच्छा खासा लोन और ले रखा है, काफ़ी अच्छा खासा लोन बढ़ाया है जिसकी वजह से इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा हुआ है और डेप्रिसिएशन भी हुआ है, क्योंकि कंपनी और भी ज़्यादा एसेट्स खरीद रही है नए नए। तो यहाँ पर मोस्टली कंपनी का अगर देखा जाए वेदांता के बारे में तो ये पॉजिटिव खबर है यहाँ पर, क्योंकि कंपनी मोस्टली क्या टैक्स जो रेंज में देती है वो 30% की रेंज में ही देती है। सो अगर इस बार भी 30% की रेंज में ही देती तो कंपनी के जो टैक्स हो सकते थे वो कितने हो सकते थे, लगभग 2400 करोड़ हो सकते थे। अगर 2400 करोड़ होते तो यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट्स जो नेट प्रॉफिट्स होते वो काफ़ी अच्छे खासे होते। बट यहाँ पे टैक्स की वजह से कंपनी को नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी ने प्रॉफिट्स बहुत अच्छे कमाए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं बहुत अच्छे कमाए हैं कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट्स। राइट, तो वेदांता के अंदर में हमने प्रॉफिट्स के बेसिस के ऊपर में तो कोई दिक्कत नजर आ नहीं रही है, प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छे कमा रही है। बट यहाँ पर जो मेन इश्यू जो वेदांता के अंदर में नजर आ रहा है वो इश्यू नजर आ रहा है मैनेजमेंट को लेकर के। सो मैनेजमेंट जिस तरीके से चालाकी दिखा रही है वहां पर इश्यू है। सो अगर हम चार्ट के बेसिस के ऊपर में कंपनी को देखते हैं तो यहाँ पर आप क्लियर देखोगे ये ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर नीचे की तरफ आ रहा है और इस जो ये स्ट्रेट जो लाइन है ब्लू लाइन, इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस ऊपर जाना स्टार्ट किया है। सो एट प्रेजेंट इस जो ऊपर वाली जो ब्लू लाइन है जो डाउनवर्ड ब्लू लाइन है इसको अगर टच करके वापस नीचे आने के ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं इसके, जिसके बाद में अगर ये नीचे वाली ब्लू लाइन को तोड़ता है तो इसका स्टॉप लॉस लेके हम लोग स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। अगर ये डाउनवर्ड ब्लू लाइन को क्रॉस करता है तो उसके बाद में
क्रॉस करके सस्टेन करता है, उसके बाद में हम ऊपर का व्यू लेके चल सकते हैं जो कि 300 के आसपास में जा सकता है उसके बाद में, अगर इस डाउनवर्ड ब्लू लाइन को क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है तो। और बाकी अगर हमारे हम अभी भी बने हुए स्टॉक के अंदर में, तो ये जो अभी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका स्टॉप लॉस लेके इसमें काम कर सकते हैं। दैट्स ऑल आवर व्यू इज। एंड बाकी ऊपर जाने का भी चांसेस इसके बन रहे हैं, क्योंकि रिसेंट जो रिजल्ट आया वो काफ़ी अच्छा आया है, वो कोई बुरा रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वो टैक्स वाला जो ब्रैकेट है उसकी वजह से वो थोड़ा सा नेगेटिव में गया है, बाकी रिजल्ट खराब नहीं है। कंपनी के बारे में बात करते हैं, जो इसके हम आईपीओ की रिसर्च के बारे में बात करें, ये आईआरईडीए कंपनी है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। ये सरकारी कंपनी है जो कि मोस्टली लोन देने का काम करती है। वो भी कौन सी कंपनियों को? जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से पावर जनरेशन का काम करती हैं, उन कंपनीज को लोन देने का काम करती है। सो मोस्टली आज के दिन ये पूरी की पूरी सरकारी कंपनी थी, 100% मालिकाना हक सरकार के पास में था, बट अब सरकार जो है थोड़ा बहुत अपना डाइल्यूट करके पब्लिक को देना चाह रही है। फ्यूचर में और डाइल्यूट भी कर सकती है सरकार इस कंपनी का। सो यहाँ पर कंपनी का अगर थोड़ा सा सबसे बेस्ट चीज़ ये लगी इस कंपनी को कंपेयर करके, हम लोग अगर दूसरी जो इसी सेक्टर में कंपनीज हैं, इससे हमें इस कंपनी के आईपीओ में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, उसका ईजिली आइडिया लग सकता है अपने को। तो यहाँ पे अपने लिए इसको एनालिसिस, इसके बारे में एनालिसिस करना ज़्यादा हार्ड रहने वाला नहीं है, बहुत आसान रहने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़, किसी भी कंपनी की जब हम एनालिसिस करते हैं तो एक बेस्ट एनालिसिस करने का जो तरीका होता है वो होता है कि सबसे बेस्ट है कि जो कंपैरिजन वाला जो तरीका है ना वो सबसे बेस्ट होता है। अगर हम किसी भी स्टॉक, जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके बारे में अगर अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि पहले उसको चार्ट को देखो। अगर वो टेक्निकली चार्ट अच्छा बना रहा है तो फिर हम लोग उसके फिर फंडामेंटल्स को देखेंगे। उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे चल रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन करके कि हाँ, इसके इससे भी बेटर कोई दूसरी कंपनी मिल रही है क्या। तो अगर हमें चार्ट भी अच्छा मिल रहा है किसी कंपनी का और फंडामेंटली भी अच्छी चल रही है और बाद में कंपैरिजन करके देखते हैं पीयर्स के साथ में, तो वहाँ पे भी अच्छा चल रहा है, सेक्टर भी अच्छा का बूम आ सकता है फ्यूचर में, तो उससे बेटर हमें कोई कंपनी दूसरी मिल नहीं सकती। बाकी ये एक तरीका होता है। तो कंपैरिजन भी कई बार हमको बहुत अच्छे से अपने को, मतलब क्या टारगेट हम लोग रख सकते हैं, उस टारगेट का पता करने में हमें बहुत अच्छे से मदद करता है। इसी तरीके से आज हम इस कंपनी के थ्रू भी कंपैरिजन बेसिस के थ्रू ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन भी बहुत अच्छे से होने वाला है इस कंपनी में, जिसकी वजह से भी हमको बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं इस कंपनी के, बैलेंस शीट अच्छी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छा है इस कंपनी का, साथ में पीएनएल स्टेटमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, सेल्स के अंदर में नेटवर्थ भी अच्छी है कंपनी की, सरकारी है ही, और जो फ्यूचर फोकस है कंपनी का, जो बिजनेस बढ़ने की जो उम्मीद है वो भी अच्छी खासी है। बट इसके कॉम्पिटिटर्स और भी हैं, सो उनके साथ में कंपेरिजन करके देख लेंगे कि आज के दिन जो वैल्यू है वो आज हमें अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बाकी फ्यूचर फोकस तो अच्छा है ही है। सो चलो रिसर्च को करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पे कंपनी हमने बता दिया कि क्या करती है, और आज के दिन जो इसकी लोन बुक है अगर उसको देखा जाए तो 47,000 करोड़ रुपए का इन्होंने लोन बांट रखा है, और जिसके बदले ये ब्याज कमाते हैं और बीच में बिचौलिए बन के खाते हैं। सो ये कंपनी बेसिकली किस तरीके से काम करती हैं, ये दूसरे जो रिसोर्सेज हैं वहाँ से लोन पे पैसा उठाती हैं, जैसे कि बैंक से उठा लिया, लोगों से उठा लिया, डिवेंचर्स जारी करके, इंटरनेशनल मार्केट से उठा लिया, ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू उठा लिया, पैसे उठा लेते हैं कम ब्याज दरों पे, और यहाँ पे थोड़े से महंगे ब्याज दरों के ऊपर में दूसरी कंपनियों को लोन पे पैसे देते हैं, और बीच में जो मार्जिन होता है वो कमाते हैं, खाते हैं बिंदास। सो ये इनका बेसिक स्ट्रक्चर है इन कंपनियों का, और ये सरकारी है आज के दिन में। सो बेसिकली ये रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज वो कंपनीज होती हैं, जो जैसे विंड एनर्जी वाली कंपनी हो गई, सोलर एनर्जी वाली जो कंपनीज हो गई, या फिर जो बैटरीज बनाने वाली कंपनीज हो गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी, उनको लोन देने का काम करती है बेसिकली। एक बार थोड़ा सा फाइनेंशियल देख लेते हैं। जो एसेट्स होते हैं वो क्लियरली यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर अगर एक चीज़ देखने को मिलेगी, 22 से 23 के बीच में अच्छा खासा एसेट्स का इंक्रीज़ हुआ, बट ये पिछले 6 महीनों के अंदर में एसेट्स का अच्छा खासा इंक्रीज़ नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पे कुछ दिक्कत कंपनी को फेस करनी पड़ रही है, जो कि इसी साल फेस करने को पड़ रही है। 6 मंथ्स में कुछ भी ज़्यादा खास इंक्रीज़ हुआ नहीं, जो कि अगर पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे देखते हैं। रेवेन्यूज़ को अगर देखते हैं तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पिछले साल से इस साल बढ़े, और बाकी अभी भी इस साल भी रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, बट एसेट्स नहीं बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को अगर हम लोग देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत अच्छा खासा तरीके से बढ़ रहा है, अगर हम लोग प्रोजेक्शन वाइज भी जाते हैं यहाँ पर तो। नेक्स्ट नेटवर्थ जो कंपनी की है वो अच्छी खासी तरीके से अगेन वो भी बढ़ रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो अगेन नेटवर्थ तो बढ़ रही है, तो फिर रिजर्व एंड सरप्लस तो बढ़ेंगी। टोटल जो बोरोइंग होती है, क्योंकि कंपनी की बोरोइंग जितनी बढ़ेगी उतनी अच्छी है इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये बोरोइंग्स ले रही है तभी तो आगे दे पा रही है। क्योंकि आगे से डिमांड आएगी कि हमको पैसा उधारी पे चाहिए, तो ये उधार पे लेगी और फिर आगे उनको देगी। तो इनकी बोरोइंग्स जितनी बढ़े उतनी अच्छी, बट ये इस साल हम देख पा रहे हैं पिछले 6 महीने में जो इसकी बोरोइंग्स है वो घटी है। इसका मतलब ये और पैसा बाँट नहीं पा रही है, इसके पास में नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो एक दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट अबाउट इट। अब इसको थोड़ा-सा कंपेयर करके देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख पाएँगे, इसका जो पी रेशियो है वो लगभग आ रहा है, 1 सेकंड लेट मी सी दिस। पी रेशियो आ रहा है वो 7.4 का आ रहा है। सो और हम ये जो पी रेशियो निकाल रहे हैं ये प्रोजेक्शन बेसिस के ऊपर में निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 6 महीने का डेटा तो हमारे पास में है, आगे के 6 महीने को हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इसको जस्ट डबल कर रहे हैं हम लोग नेट प्रॉफिट से, तो वहीं से हमको पी और पीबी रेशियो देखने को मिल जाएगा। सो जो आईआरडीएल है इसका जो पी रेशियो जो निकल के आया वो 7.4 का निकल के आ रहा है। इसी के बेसिस के ऊपर हम आरईसी को देखते हैं, तो इसका पी रेशियो जो निकल के आएगा, जो कि प्रोजेक्शन बेसिस के ऊपर में
वो निकल के आ रहा है 6.51 का। तो अगेन जो आईपीओ कंपनी लेके आई वो महंगा, मतलब कम पैसे कमा रही है, जो कि लिस्टेड आरईसी कंपनी है उससे। दूसरा जो कंपैरिजन है वो है पीएफसी कंपनी के साथ में। जो पीएफसी कंपनी कितना कमा रही है, अगर उसकी बात करते हैं पी रेशियो के बेसिस पे, तो उसका पी रेशियो 4 का है। तो वो और भी ज़्यादा अच्छा तरीके से कमा रही है, मतलब उसकी और भी कमाई भयंकर तरीके से कर रही है। तो बेसिकली जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, वो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके मुकाबले कम कमा रही है, जिस वैल्यू के ऊपर में पैसा मांग रही है। सो देखा जाए तो आईआरईडीए जो है ये ज़्यादा प्राइस के ऊपर में आईपीओ लेके आई है। जिस प्राइस के ऊपर आईपीओ लेके आई उसके मुकाबले कम कमा रही है, और उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अच्छे प्राइसेस के ऊपर मार्केट में अवेलेबल हैं इसके मुकाबले। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरा कंपेरिजन करें, जो पीबी रेशियो की आज की हालत कहाँ है, आज किस वैल्यू के ऊपर में बैठी हुई है। एक तो होती है कि कंपनी की जो पूरी वैल्यू होती है वो लाख करोड़ रुपए की है, और मार्केट में भी वैल्यू लाख करोड़ ही चल रही है, तो वहाँ पे जो है हमें एक फेयर वैल्यू मिलती है। उसी तरीके से अगर कंपेयर करके देखते हैं, तो यहाँ पर जो पीबी रेशियो अपने को देखने को मिल रहा है, वो जो आईपीओ लेके आई है उसकी नेटवर्थ है 6500 करोड़, और उसी के साथ में ये पैसा और उठा लेगी, जो कि 1290 करोड़ रुपए उठाने वाली है। सो 1290 करोड़ को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 77 करोड़ के आसपास में हो जाएगा, 78 करोड़ के लगभग के हो जाएगा। सो 8500 डिवाइड बाई 78, सो ये जो पीबी रेशियो आ जाएगा ये 1.08 का आ जाएगा। तो 1.1 का मान के चल लेते हैं। सो आरईसी का पीबी रेशियो है 1.3 का है, और पीएफसी का 1.1 का। सो यहाँ पे पीएफसी के आसपास में आ रहा है, पी जो आरईसी का है वो थोड़ा सा महंगी की साइड में जा रहा है। सो हम ओवरऑल देख पा रहे हैं कि पीबी रेशियो में ये नॉर्मली वहीं पर है, जो कि कॉम्पिटिशन में मार्केट में कंपनियां बैठी हुई हैं। अब इसी के साथ में एक चीज़ और देखते हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि अपनी जो आईपीओ लेके आ रही है इस कंपनी के लिए, वो है कि इसकी जो पिछले साल जो लोन बुक थी वो लगभग यहाँ पर अगर लोग देख पाएंगे, जो कि लोन बुक थी, ये कौन सी कंपनी, आईआरडीए। सो 33,000 करोड़ की लोन बुक थी, वो कि इस साल हो गई 47,000 करोड़ की लोन बुक। तो ये लगभग 30% का इंक्रीज था 2022 से 23 के बीच में। 23 से ये जो 6 महीने हैं इनके अंदर में लोन बुक अच्छी नहीं बढ़ रही है, बट पिछले साल अच्छी बढ़ी थी। बट इसी के साथ में अगर कंपेरिजन करके देखते हैं उनको पीएफसी और जो कि दूसरी है आरईसी, तो आरईसी की जो लोन बुक है वो लगभग 13-14% से बढ़ी थी, और पीएफसी की जो लोन बुक थी वो भी 13-14% के आसपास बढ़ी थी। बल्कि जो आईआरईडीए है उसकी जो लोन बुक है वो लगभग 30% से बढ़ी थी। तो ये एक इस कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि कॉम्पिटिशन के मुकाबले इसको अच्छा दिखाती है। सो कॉम्पिटिशन के मुकाबले इसको देखा जाए तो ये न्यूट्रल से थोड़ा सा नेगेटिव की साइड में है, कॉम्पिटिशन बेसिस के ऊपर देखते हैं, क्योंकि वैल्यू ज़्यादा लग रही है। जबकि कॉम्पिटिशन बेसिस पे देखा पीएफसी जो कंपनी है इसकी वैल्यू ज़्यादा सस्ती मिल रही है हमें आज के दिन। बट देखा जाए तो इसकी जो जो इसके स्टॉक्स की जो वैल्यू है वो भागते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। ध्यान से देखो, अभी जो मार्च 2022-23 के अंदर में जो इसकी जो प्राइस था वो 118 के आसपास में था, और आज के दिन 350 को टच करने के लिए जा रहा है। तो गजब तरीके से भाग रहे हैं। मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा सरकारी कंपनियों में पैसा लगा दो, नुकसान नहीं होगा, और लोगों ने लगा दिए, नुकसान नहीं हो रहा। कभी कभी पार्लियामेंट को भी खबरें सुन लेनी चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। सो चलो अब नेक्स्ट नहीं देखते हैं कि इस कंपेरिजन बेसिस पे न्यूट्रल है। तो अब यहाँ पे जो एक पॉजिटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी का जो आईपीओ प्राइस है आईआरईडीए का वो है 32 का। सो ये अपने को देखने में एक सस्ता प्राइस लगता है। सो एक मेंटली अगर देखा जाए साइकोलॉजिकली, तो ये सस्ता प्राइस लगता है, सस्ता शेयर दिखता है। सो जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। साथ में क्योंकि जो इसके दूसरे कॉम्पिटिशन वाली कंपनी है उनका जो प्राइस है वो 334 का, मतलब 300 से ऊपर के प्राइसेस है। तो एक साइकोलॉजिकली देखा जाए तो ये एक सस्ता शेयर देखने को मिलता है। दूसरा कारण, इसका आईपीओ आ रहा है। सो आईपीओ में एक बूम देखने को मिलता है कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर में। सो आईपीओ बूम, ऊपर से सस्ता प्राइस, ऊपर से सरकारी कंपनी, ऊपर से जो लोन बुक है वो अच्छी खासी बढ़ रही है। सो ये जो फैक्टर्स हैं इनके बेसिस के ऊपर में हमें ये थोड़ा सा अंदाजा देखने को मिल रहा है, ये लगभग 20% 30% के जंप ले सकता है अगले 5-6 महीने के अंदर में। सो ये इन बेसिस के ऊपर, मतलब इस डेटा के बेसिस पे, सस्ते वाले बेसिस जो साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं इनके बेसिस पे हम लोग ये बात कर रहे हैं। इसी के साथ में अगर हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं जीएमपी प्राइस। तो जीएमपी प्राइस जो चल रहा है आज के दिन 10% पॉजिटिव की साइड में चल रहा है। यहाँ पे क्लियरली देख पाए 9.38 का जीएमपी प्राइस चल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सो सस्ते के हिसाब से हमें ये वैल्यू दिख रही है, बाकी कंपेरिजन बेसिस पे तो कुछ खास वैल्यू दिख नहीं रही है। ठीक है, बाकी फाइनली हमारी तरफ से यही एडवाइस रहेगी आपको कि इसके अंदर में आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि कंपनी की लोन बुक जो है वो आगे फ्यूचर में बढ़ सकती है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, टारगेट कर रही है, वो बहुत अच्छा सेक्टर, आने वाले टाइम में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ ही जा रहे हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि वो आरईसी और पीएफसी वाले लोन बांट देंगे उनको, तो आईआरईडी से क्यों लेंगे वो, जब ऑलरेडी दो कंपनियां खड़ी हैं, तो तीसरी कंपनी एक ही उसी सेक्टर को टारगेट करने के लिए एक कंपनी और खड़ी कर दी। ये भी गवर्नमेंट भी गजब है। और साथ ही साथ में इस कंपनी के जो आईपीओ है इसके अंदर हमें वैल्यू क्यों नहीं मिल रही, ये देखो सरकारी वाले हैं सारे के सारे, सरकारी वाले वैल्यू छोड़ते ही नहीं है लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास। ठीक है, सो ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ के अंदर में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली, बिल्कुल। और ज़्यादा हमें यहाँ पे रस देखने को मिल नहीं रहा है, बस साइकोलॉजिकल जो रस है वही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो उसी के बेसिस के ऊपर में हम लोग इसमें थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं 20-30% की। बाकी अगर पीएफसी और आरईसी जिस तरीके से अभी भाग रहे हैं पागलों की तरह ऑफर में, अगर ये और भागते ही रहते हैं इसी टाइप से,
तो फिर IRADA का जो स्टॉक है वो भी भाग सकता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत पागलों की तरह भाग रहे हैं भाई, क्योंकि आज भी इनके अंदर वो बहुत गजब वैल्यू बची हुई है। देख रहे हो, पी जो है 7 का है और पीएफसी का जो पी है वो 4 का है। सो 4 का पी का मतलब हो गया कि 25% कमाई कर रही है जिस वैल्यू के ऊपर आज में चल रहा है ये। मतलब इतना तो वो ब्याज से नहीं कमा रही जितना ये ऐसे बिजनेस से मिल कमा रही है। मतलब ब्याज पे 24% के ब्याज पे देते हैं ना, 2 रुपया ब्याज का, उससे ज़्यादा कमा रही है ये कंपनी। कौन छोड़ रहा है इसको? इसलिए पागलों की तरफ भाग रही है। तो अगर इसी तरीके से भागती रहती है तो फिर IRADA वाला भी पीछे रहने वाला दिख नहीं रहा है, राइट? सो दैट्स ऑल आवर व्यू इज़, एंड फाइनली अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं, बट ध्यान रखिए ओनली 4% ऑफ योर एंटायर कैपिटल ही एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना, उससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि किसी कारणों की वजह से अगर नीचे आता भी है तो फिर धक्का आप ही को लगना है, राइट? That's all from our side, and कोई आपको क्वेरीज रहती है तो ask in the comments. We will definitely help, try to help, and see you tomorrow.